हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा के बारे में। देखिए, आई परफेक्टली नोस कि हम क्या जो है सीरीज चला रहे थे। हम चला रहे थे बेसिकली जो है वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज। अब इसमें बीच में इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक क्यों आया है, तो इसका एक रीजन है। ये टॉपिक जो है वो छूट गया था बेसिकली हमारे इंडियन के सीरीज में। याद रखें, वर्ल्ड की सीरीज अभी बहुत बची हुई है। इसमें कुछ माइन्यूट टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से यूपीएससी डेफिनेटली प्रश्न पूछती है। बस प्रॉब्लम यह है कि उसे कवर उतने सीरियसनेस के साथ नहीं करा जाता। बस ये एक टॉपिक रह गया था जो कि मैंने अपने रिवर वाले वीडियो में कहा था कि हम गंगा रिवर सिस्टम को जो है वो डिटेल में इसकी मैपिंग देखेंगे। इस कारण जो है वो बीच में अभी ये एक क्लास जो है वो गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड आई है। आई होप कि आप जो है इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे डाइजेस्ट करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसे जो है एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, याद रखें कि आप सभी के सजेशंस इनवाइटेड हैं। आप सभी जो है वो अपनी एडवाइजेज या फिर आप जो चाहते हैं जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को जो है वो मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स पे। बिकॉज अगर आप कोई सजेशन देते हैं तो डेफिनेटली मैं उसे एज अ एडवाइस, एज अ कंसर्न जरूर देखता हूं। तो हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये सिस्टम अर्थात गंगा ड्रेनेज सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज डिमांडिंग। फाइन, मतलब याद रखें कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है, परंतु ये याद रखें जिस टॉपिक के ऊपर सभी लोग जो है अप्रोच करते हैं, जिस टॉपिक को सभी लोग कवर करते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यह है कि सभी लोगों का जो कंटेंट है वो लगभग एक जैसा दिखने लगता है। याद रखें कि आपको ऐसा कुछ लिखना है जिससे एग्जामिनर जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे, और इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है वो क्वालिटी कंटेंट और थोड़ा सा रिसर्च के साथ चीजों को देखें। और जिस अप्रोच से मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, याद रखिए कुछ इसी अप्रोच से जो है आप कंटिन्यू अपनी पूरी जर्नी प्ले कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इस विषय पर। याद रखें कि ये जो है हमारा P2I बैचेस हैं। याद रखें ये बैच सेकंड है, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है 31 अक्टूबर। याद रखें क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। फाइन, तो आप डिले हो रहे हैं, और अगर आपका एम, याद रखिएगा इस चीज को, अगर आपका एम जो है वो 2024 है, तो याद रखिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन बैचेस को जो है ज्वाइन करें। क्यों, मैं पहले भी बता चुका हूं। याद रखिएगा कि अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और इस बैच में तो आपके पास तीनों वैलिडिटीज हैं। अगर आप 24 नहीं 25 करते हैं, 25 नहीं 26 करते हैं, तो याद रखिए आप अलग अलग वैलिडिटीज में इसे प्रिवेल कर लीजिए। अब सिंपल सी बात है, याद रखिएगा कि आप अगर एक एग्जाम फर्स्ट टाइम देते हैं, उसमें आपने इसे क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो याद रखिए आपके पास जो है अगर वैलिडिटीज ज्यादा होंगी तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा देने समय भी आपके पास जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। याद रखें कि आपको जो है इन बैचेस में इस कॉस्ट पर जो है आप इन्हें प्रिवेल कर पाएंगे। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि ये SIP प्रोग्राम इंक्लूडेड है। SIP का मतलब है इज सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये एक क्रैश कोर्स की तरह होता है। याद रखिएगा आपकी एक क्लास चल रही होगी कंटिन्यूएशन में, और उसके पैरेलल में एक SIP की क्लास जो है स्टार्ट होगी एग्जैक्टली प्रायर ऑफ प्रीलिम्स, यानी कि प्री के एग्जैक्ट पहले ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, यहां तो क्लासेस चल ही रही होंगी। क्लियर। इसके अलावा याद रखें कि आपका जो है वो SIM इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम। और याद रखिए इसी के साथ अगर आपका SIP प्रोग्राम से, यानी कि आप जो है प्री देते हैं और आपका प्री क्वालिफाई होता है, तो आपको जो है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी आपको बुला लिया जाएगा। अर्थात जो स्टडी IQ है ये अपने खर्चे पर आपको जो है यहां बुलाकर पूरी स्टडीज कराएगा। अब इतनी सुविधाएं और साथ में डेडिकेटेड मेंटरशिप। याद रखें एक एक स्टूडेंट को जो है अपना मेंटर मिलेगा, और वो मेंटर जो है उन्हें हर एक स्टेप पर गाइड देगा। आपको सोच कर देखिए इस चीज को कि आपको जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं वो खुद अप्रोच करेगा। एक तो आप स्वयं अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो जो मेंटर है वो खुद भी आपसे पूछेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, सब्जेक्ट रिलेटेड हो, जर्नी रिलेटेड हो, शेड्यूल बनाने से रिलेटेड हो या सिलेबस से रिलेटेड हो।
हर एक समस्या का जो है वो समाधान करेगा आपका मेंटोर, और ये मेंटोर आपको अलॉट होता है। याद रखिए, वो हर एक प्रकार का आपको गाइडेंस देगा। अब इतनी सारी सुविधाएं, मुझे नहीं लगता कि भाई देखिए, ये मैं स्पष्ट कहूं तो मुझे स्पष्ट मैं इस चीज को जो है वो कह सकता हूं कि इस कॉस्ट पर आपको जो है इतनी सुविधाएं शायद ही जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन दे पाए। याद रखिए कि ये जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में आपके लिए ये एक स्टेप अहेड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है वो मैं इन बैचेस में देखने वाला हूं, और हम इसी प्रकार से, जैसे आज हम पढ़ेंगे, इसी प्रकार से एडवांस मैनर में जो है सारी चीजों को हम आगे आने वाले टाइम पर कवर करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके टॉपिक को कवर करते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे, याद रखें कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आपको इजी मैनर में, जिस फ्लो में और जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं चीजों को समझा रहा हूं, उसी ऑर्डर में आपको समझाना है। क्लियर? आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है, अगर आप इसे, जो मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखिए अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बौरे ज्योग्राफी से इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो है सारी पीडीएफ अब तक के लेक्चर्स की मिल जाएंगी। चले, तो यहां ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ प्रश्न दोहराता हूं। सामान्यतः बच्चा क्या पढ़ता है? तो सामान्यतः बच्चा कुछ इस प्रकार से जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है। याद रखें कि कुछ इस तरीके से देखा करता है कि ये गंगा नदी है, और गंगा नदी जो है वो आगे जाएगी और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसे कहा जाता है रामगंगा, इसी प्रकार से गोमती, कुछ इस तरह से जो है घाघर, गंडक, कोशी और महानंदा। इसी प्रकार से यहां पर जो है वो यमुना मार्क कर लेंगे, और यमुना के बाद यहां पर चंबल, सिंध, केन, माफ कीजिएगा बेतवा, केन और सोन। यहां पर आ जाएगी दामोदर, ये आ जाएगी हुगली, और यहां पर ये डेल्टा। याद रखें कि इतना सामान्यतः जो है स्टूडेंट देख लिया करता है, या फिर ज्यादा हुआ तो यहां पर जो है इसकी ऊपर से आने वाली सहायक नदियों को भी मार्क कर लिया जाता है, और इस तरीके से जो है सामान्यतः अप्रोच होती है किसी नदी तंत्र को कंप्लीट करने की। ये याद रखिए कि यूपीएससी इससे 10 जन्म पहले ही आगे निकल चुका है। फाइन, अगर आप इसी पर लगे रहेंगे, इसी कन्वेंशनल डेटा को डाइजेस्ट करते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं बनेंगी। अब देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं और आपको यह फील भी नहीं होगा कि प्रश्न जो है वो गंगा नदी तंत्र से आया है, मैं कहूंगा कि अरेंज करिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट। किन क्षेत्रों को? तो कन्नौज, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज। आप समझिए कि यह प्रश्न बेसिकली आया है गंगा नदी तंत्र से, लेकिन समझिए यहां पर गंगा नदी का नाम नहीं आया। प्रश्न गंगा नदी तंत्र से है, परंतु नाम भी गंगा का नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो आपसे कहेगा अरेंज करिए वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में, जहां पर वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये एक प्लेस है जिसे कहते हैं जहां से गंगा का ओरिजिन होता है, बेसिकली गंगोत्री, यमुनोत्री। फाइन, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन्हें जो है वो पूर्व से पश्चिम के रूप में अरेंज करें। इसी प्रकार से वो आपसे प्रश्न कर सकता है कि बताइए कि गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है वो हिमालयन तरफ से आती है पर हिमालय से नहीं आती। इसी तरीके से आपसे प्रश्न करा जाएगा क्या कारण है। अब मैं थोड़ा सा जो है, ये लोकेशनल एनालिसिस से प्रश्न हुआ। अब इसके बाद हम अगर उतरे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो प्रश्न बनता है क्या कारण है। अब देखिए स्टेटमेंट समझिएगा, और मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं इसे समझिए, और इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या पूछा करती है। समझिए कि वो एक प्रश्न करेगा, उस प्रश्न में जो है वो 4 स्टेटमेंट लिखेगा। ओके, अब समझिए, उसने एक स्टेटमेंट पे लिखा कि गंगा का उद्गम जो है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का सामान्यतः उद्गम जो है वो हिमालयन प्रदेशों से होता है। स्टेटमेंट राइट है, गंगा हिमालय से आती है। फाइन, सेकंड चीज वो पूछेगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती का आशय है कि उस ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का उद्गम जो है या उपस्थिति जो है हिमालय से पहले से है। ठीक, आप पढ़ेंगे जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि एंटीसीडेंट या फिर पूर्ववर्ती होने का आशय भारत के परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः यह लगाया जाता है कि हिमालय के पहले से वो उस स्थान पर है। फाइन, तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट भी राइट है, गंगा का उद्गम भी होता है हिमालय से, ये भी राइट है। और फिर वो ये लिखेगा कि गंगा नदी वास्तविकता में पूर्ववर्ती नदी है। अब आपके दिमाग में बत्ती जलेगी कि भाई गंगा आती हिमालय से है, और पूर्ववर्ती का मतलब ही है हिमालय से पहले, तो फिर गंगा हिमालय से पहले कैसे हो सकती है। अब आप जो है इन तीन में से किसी एक को रॉन्ग कहने वाले हो। याद रखिए ये तीनों ही राइट हैं। फाइन, फिर वो आपसे एक स्टेटमेंट लिखेगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये अध्यारोपित हैं या पूर्ववर्ती हैं। कोई एक लिखेगा, एक राइट होगा एक रॉन्ग होगा, क्योंकि अध्यारोपित कहलाती हैं।
सुपर इम्पोज्ड रिवर कहलाती है। फाइन। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये होते हैं एग्जैक्टली अप टू द मार्क्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न करा करता है। तो इस चीज को आपको समझने के लिए, और याद रखें गंगा नदी तंत्र के रेस्पेक्ट में अगर प्रश्न आता है कि समझाइए कि गंगा नदी तंत्र ने किस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करा, या फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण को समझाइए, ये एक कन्वेंशनल पार्ट का जो है वो प्रश्न है। अब समझिए कि बच्चा इसमें लिखने वाला है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कुछ इस तरीके से आपको जो है वो दिखाई देगा, क्या भारत, ये इस तरीके से आपको इंडिया दिखाई देगा। और याद रखिए फ्री हैंड मैपिंग जो है आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए। अगर आप इंडिया का मैप फ्री हैंडली नहीं बना पा रहे हैं और टाइमली मैनर में, याद रखें टाइम अर्थात बहुत समय नहीं लगना चाहिए आपको बनाने में। तो याद रखें अगर मैंने आपसे कहा ये भारत का मैप है और इस मैप में अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो है आपको इस स्थान पर ग्रेट इंडियन प्लेन दिखाई देता है, अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान दिखाई देता है, और इस मैदान का अगर उत्पत्ति आपने कही है कि वास्तविकता में होती है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से, तो मैं एक बात दावे से कहता हूं, एक बार आप एटलस उठाइए और एटलस उठाकर उत्तर भारत के विशाल मैदान में इसे देखने का प्रयास करें। आपको दिखाई देगा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान अगर इतना बड़ा है तो उसमें गंगा नदी जो है आपको कुछ इतनी बड़ी भी दिखाई नहीं देगी ठीक से। अब समझिए कि जो लाइन आपको अभी दिख नहीं रही है, उस लाइन के द्वारा लाए गए अवसाद से कैसे एक बड़े से मैदान का निर्माण हो, यह लॉजिकली रॉन्ग दिखता है। फाइन। तो समझिए ये प्रश्न है, और उसके बाद आप जो है सामान्यतः जो स्टूडेंट है वो इसी प्रकार का उत्तर लिखेंगे कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण हुआ, जो कि वास्तविकता में एक सतही जानकारी है। फाइन। हम इसे अब डिटेल में देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहां पर बहुत सारी चीजें, और याद रखें जो लोगों ने जो है मैराथन देखी होगी वहां मैंने एक दो है जो है वर्ड से इसे इंडिकेट करने का प्रयास करा था। आज हम इसे पूरे डिटेलिंग में समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए कि आई थिंक अब आप सभी लोग वेल अवेयर्ड होंगे कि भारत जो है वो पहले इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम तो खैर सभी को याद हो चुका होगा कि भारत पहले जो है वो किसका पार्ट था, तो भारत पहले अफ्रीका का पार्ट था, और आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से कि भारत जो है वो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, और अलग होने के बाद यहां पर आकर ये कौन सी प्लेट है तो यहां मैं मेंशन कर दूं, और बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम थोड़ा डिटेलिंग में इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट अर्थात कौन सी प्लेट, तो याद रखिए वो प्लेट जो एशिया और यूरोप दोनों को कंटेन करती है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि यूरेशियन प्लेट जो है वो एक बड़ी प्लेट है, और यह भी याद रखिएगा कि ये जो प्लेट है इस प्लेट में पहले से कुछ पर्वत उपस्थित थे। ठीक, अब इस चीज को समझिए, और ये देखिएगा ध्यान से कि मैं जो शेडिंग करता हूं ये किस मैनर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इससे होगा क्या, याद रखिए कि आप ये सोच सकते हैं कि शायद एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा शेडिंग करने का, बट यथार्थता यह है अगर आप करना चाहेंगे तो इजीली इसे कर पाएंगे। फाइन। अब समझिए ये यूरेशियन प्लेट थी। अब देखिए यहां ध्यान से कि वास्तविकता में प्रायद्वीपीय भारत कैसा था। तो इस चीज को समझिएगा कि आपको कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देगा। समझिएगा जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये इस प्रकार से कुछ इस तरीके का आपको जो है वो प्रायद्वीपीय भारत दिखा करता था। ओके, इसकी दो भुजाएं थी वास्तविकता में, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं था, बट हां इससे आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिलता जुलता सा आपको दिखाई देता। क्लियर? इसकी दो भुजाएं हैं। अब इस चीज को समझिए कि इसकी दो भुजाएं कौन सी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। याद रखें जस्ट अ फ्यू सेकेंड, याद रखें कि प्रायद्वीपीय भारत में ये जो दो लिम्ब दिख रहे हैं इसमें से आपको एक इस स्थान पर कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको एक पठार तथा पहाड़ियां दिखाई देती हैं। ये कौन से पहाड़ या पठार हैं, तो याद रखें कि इसे कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियां, तथा पठार को वास्तविकता में कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखिए छोटा नागपुर का पठार जो कंटिन्यूएशन में अर्थात इसी का विस्तार आपको दिखाई देगा। कहां पर, तो याद रखिए इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। इस प्रकार से आपको यहां पर एक भुजा दिखाई देगी प्रायद्वीपीय भारत की, एक ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी प्रकार से यह भी याद रखिएगा कि आपको यहां पर भी एक ब्रांच दिखाई देगी, और ये जो ब्रांच या फिर ये जो लिम्ब है या तो ये जो एक्सटेंशन है, याद रखें ये है अरावली।
तो प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविकता में दो भुजाएं थी। एक को कहा जाता था वास्तविकता में अरावली वाला एरिया, और याद रखें कि ये जो है वो एक समय पर हिमालय जितना ऊंचा था, आज जो कुछ पहाड़ियों तक सीमित आपको दिख रहा है। ठीक, तो यह यहां पर आपको एक दिखेगा और एक हिस्सा आपको यहां पर दिखाई देगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी शेडिंग कर दूं। ध्यान से देखें, अब जब ये हिस्सा आगे बढ़ता है, अब समझिए कि एग्जैक्टली गंगा और ये नदियां आती कहां से हैं। तो याद रखिएगा, जब ये हिस्सा आगे बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहां पर क्या है, तो बट ऑब्वियस है, यहां आपको जो है वो एक सागर दिखाई देगा। इस सागर को बोलते हैं टेथिस सी, या कई बार इसे जो है टेथिस भूसंतति या सन्नति या फिर जियोसिंक्लाइन, टेथिस जियोसिंक्लाइन के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो ये हमारा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत बनकर रेडी है। अब इसमें जो है ध्यान से देखिए, ये है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, या आप कह लीजिए प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिएगा ध्यान से, याद रखें ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कुछ इस प्रकार से जो है वो चलना स्टार्ट करेगा। किस ओर जाएगा, तो याद रखिए ये शिफ्ट हो रहा है, किस ओर, ये शिफ्ट हो रहा है यूरेशियन प्लेट की ओर। क्लियर। अब देखें, ये प्रायद्वीपीय भारत इससे टकराएगा और टकराने पर हिमालय का निर्माण होगा, लेकिन याद रखें उसके पहले आपको इस स्थान पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा ये प्लेस वास्तविकता में है क्या, इसे कहते हैं टेथिस भूसन्नति या फिर टेथिस जियोसिंक्लाइन। क्लियर। तो ये एक जियोसिंक्लाइन है या टेथिस भूसन्नति है। अब ये क्या होती है, तो कुछ नहीं, एक नैरो अर्थात पतला, शैलो अर्थात उथला सागर, यानी कि पतला तथा उथला सागर, ये पतला भी है और उथला भी है। इस सागर को वास्तविकता में कहा जाता है भूसन्नति या फिर जियोसिंक्लाइन। फाइन, तो ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है टेथिस जियोसिंक्लाइन। फाइन, अब समझिए, याद रखें ये टेथिस जियोसिंक्लाइन कहां गया, तो याद रखिए टेथिस जियोसिंक्लाइन पे आज यूपी बिहार दिखाई देता है। जो राजस्थान की रेत है ये इसी टेथिस जियोसिंक्लाइन की रेत है। वास्तविकता में इस सागर के अंदर की रेत वास्तविकता में आज राजस्थान के मरुस्थल में प्रेजेंट है। याद रखिए कि ये जो भूसन्नति है या फिर ये जो जियोसिंक्लाइन है, इसकी ओर बढ़ रहा था प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के आगे की ओर बढ़ने के कारण ये जो प्लेट है अर्थात टेथिस सी की जो प्लेट है उसका और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ, इनमें कन्वर्जेंस आया, अभिसरण आया, और इस कारण जो है वो उत्पत्ति हुई किसकी, याद रखिएगा इस कारण आपको इस स्थान पर उत्पत्ति दिखाई देती है वास्तविकता में ट्रांस हिमालय की। और याद रखिए मैंने पहले भी बताया है कि ट्रांस, अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ गंगा नदी तंत्र रहे हैं और आप पढ़ा हमें हिमालय रहे हो। फाइन बच्चे, यही कहलाता है इन डेप्थ स्टडी। याद रखें जब आप इस अप्रोच से पढ़ते हैं तो आपके आंसर कभी रॉन्ग नहीं होंगे। इवन एग्जामिनर जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा जब आप इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दोगे। तो याद रखें कि आपको कुछ इस तरीके से जो है यहां पर पर्वत दिखाई देंगे, और ये जो पर्वत हैं ये ट्रांस हिमालय के पर्वत कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए यानी कि टेथिस सागर और इसके कारण ट्रांस हिमालय बना। अब समझिएगा प्रायद्वीपीय भारत बिल्कुल नहीं रुका और ये प्रायद्वीपीय भारत लगातार जो है वो आगे बढ़ता रहा। और याद रखिए इसी स्थिति के कारण आप पाएंगे कि अब समझिए कि ये वाला पूरा पार्ट जो है आगे शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद अब देखिएगा यहां से जो नदियां थीं उन्होंने टेथिस सागर के अंदर जल विसर्जित करना स्टार्ट करा। अब समझिए कि टेथिस सागर जो पहले ही उथला था उस सागर के अंदर इस बड़ी सी प्लेट और इस प्लेट की जो नदियां हैं वो अपना जल विसर्जित कर रही हैं। अब ये कौन सी नदी है, अब यहां समझिएगा, याद रखें एक नदी है जिसे वास्तविकता में कहा जाता है इंडो शिवालिक नदी। फाइन, कुछ लोग कहते हैं ये ऊपर से आती थी। फाइन, ऊपर मतलब बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो अराल सागर के नीचे वाले पार्ट से। फाइन, कुछ लोगों का कहना है कैलाश के थोड़े से ऊपर से आती थी। हमारे लिए इतना है कि चलते हुए पूरा जो है वो एरिया कवर करती थी और कुछ इस तरीके से जो है ये अपना जल विसर्जित करती थी टेथिस सागर में। ये याद रखें कि इस नदी का नाम था इंडो शिवालिक नदी। कई बार इसे जो है सिंधु ब्रह्म नदी भी कहते हैं।
फाइन। याद रखें, इंडो शिवालिक कह लीजिए या फिर शिवालिक नदी कह लीजिए या फिर इंडो ब्रह्म नदी कह लीजिए, ये नदी वास्तविकता में जो है अभी हिमालय नहीं बना है। याद रखें, ट्रांस हिमालय है। जब ये पूरा एरिया भर जाएगा और तब भी ये प्रायद्वीपीय भारत नहीं रुकेगा, तब जाके जो है वो प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराव होगा और हिमालय बनेगा। उसके पहले से यहां एक नदी है, याद रखें, इसे कहा जाता था इंडो शिवालिक नदी। और याद रखिए, मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, इसे कहते हैं इंडो शिवालिक रिवर। याद रखिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको तब पढ़ना है जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लो। आज की क्लास भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल की नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो फिर ये ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इसके बाद की कहानी। फाइन, अभी की कहानी समझिए कि ये इंडो शिवालिक नदी है। और याद रखें, ये वो नदी है मुख्यतः जिसके द्वारा लाए गए अवसाद से वास्तविकता में ये पूरा सागर भरा। और जब ये सागर भरा तो धीरे धीरे करके अवसाद ऊपर आए और हमें मैदान दिखाई दिया जिसकी गहराई 1600 मीटर है। अर्थात 1600 मीटर की गहराई तक मिट्टी अर्थात अवसाद से निर्मित क्षेत्र का निर्माण गंगा नदी ने नहीं करा, वास्तविकता में इंडो शिवालिक नदी ने लाए गए अवसादों के द्वारा इस क्षेत्र को भरा। और भरने के पश्चात जो है वो यहां हिमालय बना। और याद रखिए, दिस इज अ नीजर पॉइंट कि जैसे ही हिमालय बना, ये नदी जो है उस हिमालय के क्षेत्र को पार नहीं कर पाई और 3 धाराओं में विभाजित हुई। और याद रखिए, इसके मार्ग में आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है, अब मैं आपको यहां पर अलग से दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। याद रखें कि इस प्रकार से आपको प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको ऊपर की दिशा में जब हिमालय का निर्माण दिखा, फाइन, समझिएगा इस तरीके से, तो ये जो हिमालय का निर्माण हुआ, इसके कारण आप पाएंगे कि जो इंडो शिवालिक नदी ऊपर से आती थी, ठीक है, ये इस प्रकार से एक नदी ऊपर से आती थी। याद रखिएगा, ये नदी जो है इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई और हिमालय बन गया तो आप पाएंगे इस दिशा में एक जो है इसकी भुजा गई। याद रखें, ये जो भुजा गई, इसे हम आज के समय जो है वो किस नाम से जानते हैं? आज के समय हम इसे सिंधु के नाम से बच्चे जानते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से एक ब्रांच जो है वो सीधा यहां से एक दर्रे से होते हुए निकली और ये जो ब्रांच निकली, याद रखिए, ये ब्रांच आगे जाकर जो है वो गंगा नदी कहलाई। और इसी तरीके से आप पाएंगे कि यहां पर जो एक ब्रांच गई जो इसके ऊपर मेन थ्रस्ट फॉल्ट से भी ऊपर से निकली, याद रखिए कि ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाई। अर्थात आज के समय, अब आप इमेजिन करें कि हम किस नदी की बात कर रहे हैं। याद रखिए, ये वो नदी है जो वास्तविकता में आज के समय, अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व के कुछ सबसे आधुनिक या फिर कह सकते हैं कि विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं। याद रखिए, कलकत्ता बंदरगाह या फिर हल्दिया जो बंदरगाह है, कलकत्ता तो सिटी है, जो हल्दिया बंदरगाह है वहां का, वो वास्तविकता में ज्वारीय बंदरगाह है और एक नदी के ऊपर बसा हुआ है। यहां कार्गो शिप तक आ जाते हैं। याद रखिए, ये हुगली क्या है? हुगली कोई अलग नदी नहीं है, गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, अर्थात गंगा से निकली हुई एक धारा है। अब कितनी बड़ी होगी गंगा कि उसकी एक धारा के अंदर जो है वो पोर्ट बन गया। और अब सोचिए, जब गंगा इतनी बड़ी है तो गंगा वास्तविकता में एक बड़ी नदी की जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, उससे निकली हुई एक नदी है, उसकी एक धारा है, तो वो नदी कितनी बड़ी होगी। और जो नदी बड़ी थी उसी के द्वारा लाए गए अवसाद से जो है वो टेथिस भूसंतति या मैं कहूं टेथिस जियोसिंक्लाइन जो है वो भर गया और आज के समय उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो याद रखिए कि टेथिस जियोसिंक्लाइन इज नथिंग बट अ नैरो शैलो सी, और इस सी के अंदर सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर कॉल्ड इंडो शिवालिक, ये जो है उसका निर्माण करती है। अर्थात इंडो शिवालिक नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से इस क्षेत्र में अवसाद जमने के पश्चात मैदान बना और इसी से 3 धाराएं निकली जिसे हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह एक टेक्निकलिटी याद रखिएगा कि जो इंडो शिवालिक नदी है, ये नदी हमारे असम वाले क्षेत्र से, अभी जिसे हम असम कहते हैं, यहां से आपको जो है पतवार, ये दुष्ट पाकिस्तान में आता है। याद रखिएगा, यहां तक के क्षेत्र के बीच में जो है ये पूरा प्ले करती थी। अब कुछ ज्योग्राफर्स का मानना है कि ये ऊपर से आती थी, कुछ का मानना है साइड से आती थी। आए कहीं से भी, ये अपना जल यहां
विसर्जित करती थी, जिसके कारण मैदान बना है, इसलिए आपको याद रखना है। और यह भी याद रखिए कि ये जो मैदान अब बना, इस मैदान में आपको 3 नदियां मुख्यतः दिखाई दी। और याद रखिए, मैं यहां पर नेमिंग कर दूं, और याद रखिएगा कि यह है ब्रह्मपुत्रा रिवर। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। इसी प्रकार से इसे कहा जाता है सिंधु, और इसे कहा जाता है गंगा। तो ये 3 नदियां जो हैं वो बनी। अब इसमें याद रखिए, ये ऊपर से जो आ रही है, ये है इंडो शिवालिक। ओके, तो ये इंडो शिवालिक है, और इंडो शिवालिक में ये 3 नदियां हैं। अब यहां समझिएगा, एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। याद रखें कि ऐसा नहीं था कि प्रायद्वीपीय भारत की कोई नदी ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था। और यहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस स्थान पर, जो हम कभी आगे देखें, अभी तो नहीं देखेंगे, पर यहां पर एक रिवर थी जिसका नाम था विंध्यन रिवर। आप सर्च करिएगा, विंध्यन रिवर। याद रखिए, आप सर्च करिएगा इस रिवर के बारे में, आपको बेयरली ही कोई कंटेंट दिखाई देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, और इस चीज को समझिएगा कि क्यों जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते। कारण यह है कि जीएस पेपर 1, जीएस 2 और जीएस 3 में ज्यादा मार्क्स नहीं आने का, कि इसका जो पेपर आपका चेक करने वाला व्यक्ति है वो एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट को इससे बहुत अधिक जानकारी होती है। इवन जो चीजें आपको नेट पर दिखाई भी नहीं देंगी, वो उसे जो है वो 20 साल से पढ़ा रहा है। इस चीज को समझिए कि वो आपके आप जब पेपर चेक कर रहा होता है, उस समय उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और सब्जेक्ट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होती है। अब समस्या यह है कि उसे आंसर पढ़कर यह समझ में आ जाता है स्टूडेंट ने बहुत सतही जानकारी ली है, कुल मिला के कहीं से सुना है, या तो वो यूट्यूब से सुना होगा या तो कहीं क्लास से सुना होगा, बस सुना है और लिखा है। स्वयं का कोई एफर्ट नहीं है, क्योंकि 90% लोगों का और इवन 99% लोगों का आंसर सेम होता है। अब यहां पर अगर आप नंबर लेना चाहते हो, और याद रखिएगा एक एक नंबर की लड़ाई है, अब यहां पर अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो आपके द्वारा पुट करे गए ऐसे ही छोटे छोटे स्टेटमेंट्स ये बता देते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो स्वयं तैयारी करके और स्वयं कुछ रिसर्च R&D करके यहां तक पहुंचा है। अब याद रखिए कि कभी हम आगे अदर जो है वो क्लास में डिस्कशन करेंगे कि विंध्यन रिवर कौन सी है, तो हम फिर विंध्यन रिवर पर चर्चा करेंगे, तो आपको मैं समझाऊंगा कि क्या कारण है कि आपको जो है विंध्य पर्वत के आसपास मार्बल दिखाई देते हैं। याद रखिए, ये लाइमस्टोन है, ये चूना है, और ये कुछ और नहीं है। याद रखिए, एक समय पर विशालकाय जीव हुआ करते थे जिन्हें लॉबस्टर कहते थे। कहीं ये उसी की बोन्स तो नहीं? यथार्थता कुछ अलग है। मैं कभी डिटेल में जब आपको समझाऊंगा तब हम इस बारे में देखेंगे। और सोच कर देखिए, इस प्रकार से अगर आप पढ़ें और इस तरीके से जब आपका आंसर लिखा होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं 10,000 स्टूडेंट में से एक आपका आंसर दिखाई देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी, आपका नॉलेज दिखाई देगा। फाइन, तो इस चीज को देखिए कि इस प्रकार से जो है आपको गंगा के बारे में एक स्टेटमेंट अब क्लियर होने वाला है। और वो कौन सा स्टेटमेंट है, तो इस चीज को समझिएगा। इसे वास्तविकता में क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसे कहा जाता है कि गंगा, ध्यान से समझिएगा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा प्लस सिंधु, और याद रखिए सिंधु को इंडस भी बोलते हैं, ये सभी नदियां जो हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। इसे इंग्लिश में जो है इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट रिवर हैं। तो याद रखिए कि गंगा कह लीजिए, ब्रह्मपुत्र कह लीजिए या सिंधु कह लीजिए, ये सभी नदियां जो हैं एंटीसीडेंट हैं। टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो। और याद रखिए, मैं आपके एक एक कमेंट जो है वो देखा करता हूं। आप सभी अपनी एडवाइजेस जरूर लिखें कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, कैसा लगा हो वीडियो, या फिर आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। आप सभी की एडवाइजेस जो हैं आर इनवाइटेड। फाइन, तो ये देखिए, ये इंडो शिवालिक नदी है। इंडो शिवालिक नदी ने अवसाद डाला, तेथी सागर भरा, और यहां पर बना उत्तर भारत का मैदान। फिर ये नदी डिवाइड हुई 3 पार्ट में, तीनों पार्ट आपके सामने हैं। ठीक, अब आइए, अब हम समझते हैं गंगा नदी तंत्र को और ज्यादा डिटेल में। समझिएगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हम गंगा नदी का जो है वो
अपर एरिया ड्रॉ करने वाले हैं। अब अपर एरिया कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां ध्यान से देखें और थोड़ा जो है वो धैर्यपूर्वक चीजों को समझने का प्रयास करें। यहां देखिएगा ध्यान से, याद रखें आपको सबसे पहले जो है वो कुछ पर्वत दिखाई देंगे, ये वास्तविकता में ग्लेशिएटेड एरिया है। ओके, ये एक पोर्शन दिखाई देगा। इसी प्रकार से याद रखिए यहां पर आपको एक एरिया दिखाई देगा। ऊंचाई पर नहीं जाइएगा, ये ऊंचाई के अनुसार क्रम नहीं है, मतलब ये हाइट अकॉर्डिंगली मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए एक एरिया ये दिखेगा, फाइन, एक ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप अपने माइंड पर इसे प्रिंट कर लीजिए। कुछ बच्चे बिल्कुल सही जो है वो एक लाइन लिख रहे थे, मुझे जो है वो ये लाइन कुछ हद तक सही लगी। भाई मैं अपनी कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूं, बस ऐसा है कि जब भी कोई, ये डायरेक्ट ह्यूमन नेचर है, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई चीज हमारे सामने होती हुई दिखती है तो वो हमें याद होती है, बजाय इसके कि सीधा वो बनकर हमारे सामने आए। तो जब आप बनाता हुआ देखते हैं तो वो चीज जो है वो दिमाग में थोड़ी सी फिट होती है, बस इतना ही, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ ह्यूमन नेचर। ठीक, अब समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। याद रखें कि आपको यहां 3 स्थान दिखाई देंगे, एक और की हमें आवश्यकता होगी, चलिए वो भी बना लेते हैं। याद रखिए यहां आपको 3-4 प्लेसेस दिख रहे हैं। ठीक, जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी शेडिंग कर लूं, फिर हम आगे कंटिन्यूएशन में देखते हैं। चलिए, तो ये 3-4 प्लेसेस जो है आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से। याद रखें कि ये जो प्लेसेस हैं इसमें आपको कौन सा दिखाई देगा, सबसे पहले ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद याद रखिए कि ये है बेसिकली क्या, ये है बेसिकली केदारनाथ, ये गंगोत्री और ये यमुनोत्री। ये ऑर्डर भी है, आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक, अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखें कि वास्तविकता में जो गंगा है इसका उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिए गंगा का वास्तविकता में उद्गम होता है इस प्रकार से गंगोत्री ग्लेशियर से। अब यहां समझिएगा फाइन कि ये है वास्तविकता में गंगा। ओके, याद रखें कि उद्गम के समीप गंगा को जो है वो किस नाम से जाना जाता है। याद रखें उद्गम के समीप जो है गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फाइन, इसे कहते हैं भागीरथी। फाइन, अब समझिए पहली चीज, तो ये याद रखिएगा कि गंगा को उद्गम के समीप भागीरथी कहते हैं। और आइए अब मैं जो है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना स्टार्ट करता हूं। बहुत ध्यान से देखिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। याद रखिए अब हम लिखने वाले हैं गंगा के बारे में। फाइन, अब देखिएगा, याद रखें गंगा का जो उद्गम है ये उत्तराखंड के उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिले में, याद रखिए गोमुख नामक स्थान से, गोमुख नामक प्लेस है यहां से। और गोमुख प्लेस किसका है, तो याद रखिए गंगोत्री ग्लेशियर का है। गंगोत्री ग्लेशियर अर्थात हिमनद से होता है। ठीक, मतलब गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। याद रखिए जैसे ही ये नदी जो है उद्गम लेती है, याद रखिएगा उद्गम लेने के पश्चात जो है इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और अब समझिएगा ध्यान से, ओके, ये भागीरथी नदी जो है, अब इमेजिन करें ये भागीरथी एक प्लेस को रीच करेगी। कौन सा प्लेस है, तो यहां याद कर लीजिए इस प्लेस का नाम है, इसे कहते हैं वास्तविकता में देवप्रयाग। फाइन, ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं देवप्रयाग। और याद रखिए देवप्रयाग में, देवप्रयाग, अब यहां याद रखिए प्रयाग का मतलब होता है संगम। ठीक है, तो ये देवप्रयाग में जो है ये एक नदी से मिलती है। और ये कौन सी नदी है, तो यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा इस नदी को कहा जाता है अलकनंदा। याद रखें कि ये जो अलकनंदा नदी है ये आती है वास्तविकता में कहां से, ये आती है शतोपथ ग्लेशियर से। और इसी के पास आपको जो है वो बद्रीनाथ दिखाई देगा। फाइन, तो शतोपथ ग्लेशियर से आने वाली ये अलकनंदा नदी से जो है वो देवप्रयाग में मिलती है। और याद रखिए जहां ये मिलती है उस स्थान को, जस्ट अ सेकेंड, हमने थोड़ा सा पहले इसे मिला दिया, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। याद रखिए जहां ये मिलती है, इसे थोड़ा सा क्लीन कर दें, फिर हम इसे जो है दोबारा लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन, ये आगे हमने इसे इस प्रकार से मिला दिया। तो याद रखें जहां पर ये मिलती है
उस एरिया को, उस प्लेस को बेसिकली जो है वो प्रयाग कहते हैं। और ये कौन सा प्रयाग है? तो याद रखिए, इसे कहा जाता है देव प्रयाग। फाइन, यानी कि देव प्रयाग में याद रखें कि गंगा नदी अर्थात भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। इस नदी को जो है वो अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका नाम लिख दूं। इसे कहते हैं अलकनंदा। फाइन, अब समझिए, जो अलकनंदा है वो अन्य सभी नदियों का जल लेकर यहां पहुंचती है और इसके बाद इसका नाम जो है ये पड़ता है गंगा। अर्थात गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है कहां से? देवप्रयाग से। क्लियर? अब इसके पहले आ जाइए, इसके पहले आपको यहां पर जो है वो अदर नदियां दिखाई देंगी। ठीक, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि केदारनाथ से कौन सी नदी आती है। तो केदारनाथ के समीप से, याद रखें, केदारनाथ से आपको जो नदी आती हुई दिखाई देगी, ये नदी है वास्तविकता में कौन सी? ये नदी है मंदाकिनी। ठीक, तो मंदाकिनी नदी जो है आपको कहां से आती हुई दिखाई देगी? मंदाकिनी आपको केदारनाथ से आती हुई दिखाई देगी। और मंदाकिनी तथा कौन सी नदी? अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलते हैं जिस प्रयाग में, याद रखिए इस प्रयाग को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, जस्ट अ सेकेंड, रुद्रप्रयाग। ओके, अब देखिए रुद्रप्रयाग में कौन मिला? मंदाकिनी नदी मिली। किससे मिली? तो भागीरथी से। नो, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा, इससे मिली। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पर नाम लिख दूं। इसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर। ओके, अब देखिए ये मंदाकिनी रिवर आ गई। अब इसके बाद जो बची हुई नदियां हैं वो अलकनंदा से मिलती हैं, लेकिन इस डायरेक्शन से, इस दिशा से। अब ये कौन कौन सी नदी है? तो सबसे पहले तो मैं इस नाम को जो है वो थोड़ा सा दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर दूं, जिससे जो है आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, एक नदी आकर मिलेगी, याद रखिए, जिसे कहा जाता है धौली गंगा। फाइन, ये धौली गंगा आकर जो है वो इससे मिलेगी। और याद रखिए, धौली गंगा जहां पर मिलती है इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। फाइन, तो ये आपको दिखाई देगा, इसे कहते हैं विष्णु। और ये याद रखिएगा, इन सभी प्रयागों का क्रम भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। अब समझिए, याद रखिए विष्णु प्रयाग में कौन सी रिवर आई? धौली गंगा आई। क्लियर? अब धौली गंगा के बाद याद रखिए नेक्स्ट कौन सी रिवर है? तो धौली गंगा के बाद याद रखिएगा यहां पर आती है एक और नदी जिसे कहा जाता है नंदाकिनी। और याद रखिए जो नंदाकिनी नदी है, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है वो नंद प्रयाग में किससे मिलती है? ये अलकनंदा से मिलती है। और यहां आपको जो है वो नंद प्रयाग देखने को मिलता है, अर्थात नंदाकिनी प्रयाग का नाम नंद प्रयाग। फाइन, अब देखिए जो इसके नीचे आएगी, ये याद रखिए, सबसे पहले धौली गंगा, धौली गंगा के बाद नंदाकिनी, और नंदाकिनी के बाद नीचे सबसे लास्ट में आते हुए, इस तरफ से लास्ट में आते हुए दिखाई देगी एक और नदी जिसे कहा जाता है पिंडरा। फाइन, तो ये याद रखिए कि ये पिंडरा नदी है, और पिंडरा नदी जो है वो आपको दिखाई देगी इस प्रकार से। और ये याद रखिए पिंडरा नदी कहां मिलती है? तो पिंडरा रिवर जो है या नदी जो है वो आपको दिखाई देगी यहां पर, इसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। फाइन, तो ये याद रखिए इसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग, और ये याद रखिए रिवर का नाम है पिंडरा। ओके, तो अब समझिए कि यह है गंगा का अपर ड्रेनेज सिस्टम, जहां पर आपको गंगा तथा इसकी अदर सहायक नदियां देखने को मिलती हैं। क्या है? तो कुल मिलाकर गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। नियर टू इट्स ओरिजिन अर्थात उद्गम के समीप इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी देवप्रयाग आती है। अब इसे रिपीट करिएगा, मेरे साथ इन लाइनों को रिपीट करिएगा। याद रखें कि गंगा नदी देवप्रयाग में आती है। देवप्रयाग में आने के पश्चात ये मिलती है शतोपत ग्लेशियर से आने वाली कौन सी नदी?
तो याद रखिए शतुपथ से आती है बेसिकली आपकी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी से मिलती है, मिलने के पश्चात ये गंगा कहलाती है। इसके पहले इसमें जो है आपको 5 प्रयाग दिखाई देते हैं। याद रखिए 1 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। याद रखिए ये 5 प्रयाग आपको दिखाई देते हैं। याद रखिए विष्णु प्रयाग में आपको दिखाई देगी धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, इसी प्रकार से कर्ण प्रयाग में पिंडरा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, भागीरथी मिलेगी देव प्रयाग में। यानी कि सभी प्रयागों में कौन सी रिवर कॉमन है? याद रखिए अलकनंदा। अलकनंदा इज कॉमन इन ऑल प्रयाग। और कौन से प्रयाग में कौन सी दूसरी रिवर मिलती है? तो देव प्रयाग में आपको बाय डिफॉल्ट भागीरथी मिलेगी, कर्ण प्रयाग में आपको बाय डिफॉल्ट पिंडरा मिलेगी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, विष्णु प्रयाग में बेसिकली आपको धौली गंगा देखने को मिलेगी। और यहां से गंगा जो है वो उद्गम लेती है। क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखें कि इसके पश्चात इस स्थान से यहां से आती है यमुना। और याद रखिए कि यमुना जब मिलती है तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना के मिलने के पश्चात वास्तविकता में जो प्लेस पर इनका जंक्शन होगा उसे कहा जाता है प्रयागों का राजा। इसे कहते हैं प्रयाग राज। बोले तो पहले इसका नाम था इलाहाबाद। और याद रखिए माइथोलॉजिकली यहां 3 नदियां हैं। और कितना शॉकिंग कनेक्शन होता है माइथोलॉजी और ज्योग्राफी का, अर्थात जो पौराणिक कहानियां होती हैं और भूगोल का कितना जो है वो सटीक संबंध है। याद रखें कि कहा जाता है त्रिसंगम है, प्रयागराज जो है वो त्रिसंगम है। यहां 3 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। याद रखिए जो सरस्वती नदी है ये वास्तविकता में पहले राजस्थान से निकलती थी, फाइन। और यमुना जो है वो सरस्वती की ही सहायक नदी थी। कालांतर में जब इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो मूवमेंट हुआ तो यहां जो नदी थी वो शिफ्ट हो गई, यमुना शिफ्ट होकर गंगा का पार्ट हो गई। याद रखिए लगातार शिफ्ट हो रही है। अभी आपको यमुना के किनारे जो है जैसे आगरा दिखता है एक समय पर, जो है आगरा और खासकर आपको ताजमहल दिखता है, एक समय पर आप पाएंगे कि इसी प्रकार से इसके किनारे जो है एक समय पर लाल किला था। कनॉट प्लेस के बीच से निकलती थी एक समय पर यमुना, फाइन। और ये शिफ्ट हो रही थी, हो रही है। और आप पाओगे कि आज से बहुत सालों बाद आप ऐसा पढ़ेंगे, बहुत साल मतलब आप तो खैर नहीं रहेंगे, बाकी आने वाली जनरेशन पढ़ेंगी कि एक नदी थी यमुना नाम की जो एक समय पर गंगा के अंदर मर्ज हो गई पूरी, फाइन। तो याद रखें यमुना जो है पौराणिक रूप से यमुना और गंगा और सरस्वती मिलती हैं प्रयागराज में, लेकिन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी आपको गंगा और यमुना दिखाई देगी। और जो यमुना है ये पहले जो है वो सरस्वती की ही सहायक नदी थी। क्लियर हो गया? अब समझिएगा कि यमुना का जो है गंगा का उद्गम हो गया। गंगा का उद्गम देवप्रयाग पर है। अभी ये वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, थोड़े समय बाद हम इस पर आते हैं। अब यहां पर आ जाइए वापस, ध्यान से देखिए। भागीरथी मिलती है किससे? भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में किससे मिलती है? तो शतोपथ ग्लेशियर से आने वाली एक नदी, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अलकनंदा, फाइन। और इसके बाद इसका नाम जो है वो कहलाता है गंगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको 2 मिनट में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान दीजिए। याद रखें कि ये जो है वो गंगा नदी है, समझ लीजिए। अब भागीरथी और यहां पर आ गई ये अलकनंदा और ये गंगा नदी बन गई, ठीक। अब समझिएगा ये गंगा जा रही है। अब याद रखिए एक प्लेस है जिसे कहा जाता है हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार के पहले याद रखिएगा यहां है ऋषिकेश, ठीक। तो मैपिंग में आपके लिए काम आएगा, याद रखिए जस्ट अ फ्यू सेकेंड। यहां पर आपको मिलेगा ऋषिकेश, फाइन। यहां पर आपको दिखाई देगा हरिद्वार, फाइन। और याद रखिए कि गंगा उद्गम लेने के पश्चात इस स्थान पे यहां है देवप्रयाग, जस्ट अ सेकेंड, ये है देवप्रयाग। बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवप्रयाग। देखिए देवप्रयाग आई, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश आई, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आई। और याद रखिए हरिद्वार में ही गंगा जो है वो हिमालय छोड़कर, मतलब हिमालयन एरिया छोड़कर कहां प्रवेश करती है? तो याद रखिए ये मैदान में प्रवेश करती है, ठीक। तो आपको याद रखना है गंगा उद्गम लेती है, उद्गम लेने के पश्चात देवप्रयाग में गंगा कहलाती है, ऋषिकेश से होते हुए ये हरिद्वार आती है, हरिद्वार में ये जो है वो प्रवेश करती है पहाड़ों को छोड़कर मैदान में। और याद रखिएगा हरिद्वार के पश्चात जो है ये अपना सबसे लंबा क्षेत्र प्ले करती है वास्तविकता में, कहां? यूपी में। मतलब गंगा अपना सबसे लंबा
एरिया कहां प्ले करती है? तो ये सबसे लंबा एरिया प्ले करती है बेसिकली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, ठीक, ये उत्तर प्रदेश में अपने सबसे लंबा कोर्स प्ले करती है। और याद रखिए, यहां मैं लिख भी देता हूं, अदरवाइज किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। लॉन्गेस्ट एरिया, और इसी प्रकार से याद रखें कि ये बिल्कुल जाती है कहां? तो बिहार। और ये भी याद रखिए कि ये बिल्कुल जो है वो टच करते हुए निकलती है कहां से? झारखंड से। तो याद रखिए ये अपना मिनिमम कोर्स झारखंड में प्ले करती है। मतलब सबसे कम क्षेत्र ये कहां दिखाई देती है? झारखंड में। फाइन। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ बहुत ध्यान से देखिए। याद रखें कि गंगोत्री से आई, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिली, अलकनंदा के बाद हरिद्वार, हरिद्वार में जो है मैदान में प्रवेश, सबसे लंबा एरिया यूपी, सबसे छोटा एरिया झारखंड। और याद रखिएगा एक प्लेस है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वास्तविकता में कहा जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल या आप कह लीजिए पश्चिम बंगाल। क्लियर? अब समझिएगा, याद रखें कि पश्चिम बंगाल में यह प्रवेश करने के पश्चात याद रखिए ये दो भागों में विभाजित होती है। फाइन। अब देखिएगा ध्यान से, याद रखें कि इसकी एक धारा कहां जाती है? तो इसकी एक धारा जाती है बांग्लादेश। ठीक, ध्यान से समझिए, एक धारा जाती है बांग्लादेश, जो अभी इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। मैं यहां पर जो है वो डॉटेड लाइन से बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ये एरिया है जिसे आप कहें कि ये क्या है? ये बांग्लादेश है। ओके, ये बांग्लादेश है, अभी गई नहीं है, जाएगी। ये एरिया जो है ये बांग्लादेश में जा रहा है। अब इसी प्रकार से याद रखें कि यहां आपको एक पोर्शन दिखाई देगा इस तरीके से। ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है हुगली। ठीक, तो किस राज्य में जाकर ये दो भागों में विभाजित होती है? याद रखिएगा ये एक प्लेस है जिसे वास्तविकता में कहा जाता है कैलकाटा वाला एरिया। कैलकाटा की तरफ जाते समय ये जो है वो दो भागों में विभाजित होती है। अब ध्यान से देखिए, वेस्ट बंगाल में दो भाग में विभाजित, एक धारा गई बांग्लादेश, एक धारा गई इस प्रकार से ये क्षेत्र, इसे कहा जाता है कलकत्ता। फाइन। अब ध्यान से देखिएगा, याद रखिए कि जो धारा कलकत्ता की तरफ जाती है इसे कहा जाता है हुगली। फाइन, यानी कि हुगली का स्वयं का कोई उद्गम नहीं है, हुगली नदी। फाइन, यह गंगा की ही एक धारा है। और याद रखिए हुगली नदी के अंदर जो है एक बड़ी नदी अपना जल विसर्जित करती है जिसे हम जो है वो दामोदर के नाम से जानते हैं। और ये याद रखिएगा दामोदर जो है वो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर में से निकलती है, इस कारण इसमें प्रदूषण ज्यादा है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार के आसपास जो है औद्योगिक क्षेत्र आपको दिखाई देता है। क्लियर? तो ये याद रखें, इसे कहा जाता है दामोदर। फाइन, दामोदर अपना जल विसर्जित करती है हुगली में। हुगली एक धारा है गंगा की जो कलकत्ता की तरफ जाती है। अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखिए गंगा की वो धारा जो बांग्लादेश जा रही है, गई नहीं है अभी, ध्यान से समझिएगा, जो जा रही है इतने क्षेत्र में। यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि इस क्षेत्र में गंगा की वो धारा जो बांग्लादेश जाएगी अभी इंडिया में ही है। मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? गंगा की वो धारा जो बांग्लादेश जाएगी अभी इंडिया में है, उसे वापस से जो है वो भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी। फाइन, तो याद रखिए अपने उद्गम के समीप भारत में, और जब भारत से बाहर जा रही होती है गंगा तब भी इसे भागीरथी ही कहते हैं। क्लियर? अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि अब जब ये बांग्लादेश पहुंच गई, याद रखिए तब इसे जो है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, अर्थात गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। अब यहां के बाद का पोर्शन आइए यहां देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और कंसंट्रेशन आपका यहीं रहना चाहिए। फाइन, देखिए ध्यान से, ये है हमारा ऑब्जर्वेंट एरिया, वही जो हमने वहां बनाया था। ओके, अब देखिए ध्यान से, याद रखिए कि आपको जो है वो एक नदी यहां से आती हुई दिखाई दी इस तरीके से,
ये कौन सी नदी है? तो आई थिंक आप गैस कर पा रहे होंगे, ये गंगा नदी है। फाइन। ये यहां पर इसका नाम गंगा का क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये है गंगा, और गंगा का ही जो है वो दूसरा नाम है जिसे कहा गया यहां भागीरथी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, ये डायग्राम देखो ध्यान से, यहां से आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये गंगा आई, दो भाग हटे, एक हुगली हो गया, कलकत्ता गया, एक भाग जो जाने वाला है बांग्लादेश, उसका नाम हो गया है क्या? भागीरथी। अब आगे देखिए, याद रखें ये भागीरथी वाला पोर्शन यहां आ गया, इसका नाम यहां पर हो गया बच्चे क्या? पद्मा। अब देखिएगा ध्यान से, याद रखें कि इसके पश्चात इस तरीके से यहां से आती है एक दूसरी नदी। कौन सी नदी है ये? तो याद रखिए इसे कहा जाता है वास्तविकता में ब्रह्मपुत्र। लेकिन कहां बोलते हैं ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इंडिया में। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए इसे बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। पाप मत कर दीजिएगा, जमुना के नाम से, जमुना, यमुना नहीं। फाइन, ये है जमुना रिवर। ओके, तो जमुना हो गई ब्रह्मपुत्र, पद्मा है गंगा। और अब याद रखिएगा इनकी जो संयुक्त धारा है, ध्यान से सुनिए, ये संयुक्त धारा कहलाती है, इसे कहते हैं पद्मा, अर्थात नाम चेंज नहीं होता, ये कहलाती है पद्मा। और ध्यान दीजिए, याद रखें कि यहीं पर फिर एक दूसरी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आती है? तो याद रखिए इस नदी को कहते हैं मेघना। मेघना को इंडिया में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मेघना को इंडिया में जो है वो बराक कहा जाता है, या कहीं कहीं मेघना भी कहते हैं। ये मणिपुर से आती है। फाइन, जहां मैंने मणिपुर की मैपिंग कराई है आप वहां जाकर देखिएगा, बराक का ड्रेनेज सिस्टम मैंने दिखाया है, और मणिपुर का जो पहाड़ी एरिया है ये वहां से आती है। ठीक है, ये बराक है, यहां आके ये मेघना हो जाती है। और याद रखिए यही नदी जो है वो डेल्टा बनाती है, और याद रखिए कि बांग्लादेश में इसे जो है संयुक्त धारा जब ये दोनों मिलती है तो इसे मेघना ही कहा जाता है, मतलब यहां पर जो है वो नाम चेंज हो जाता है। याद रखिए, याद रखिए कि ये जो मेघना नदी है बांग्लादेश में कहा जाता है कि ये मेघना का डेल्टा है, लेकिन वैश्विक रूप से इसे जो है वो जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के रूप में। याद रखें कि केवल बांग्लादेश में इसे मेघना का डेल्टा कहा जाता है, अदरवाइज ये जो है ये सामान्यतः जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ही कहा जाता है। अब यहां याद रखिए ये जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का नाम क्या है? तो याद रखिए इस डेल्टा को बोलते हैं वास्तविकता में सुंदरबन। अब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे कहा जाता है सुंदरबन। सुंदरबन, याद रखिए सुंदरबन कुछ और नहीं है, ये सुंदरी वनस्पति, सुंदरी वनस्पति के कारण जो है इसका नाम पड़ा है सुंदरबन। और सुंदर वनस्पति या सुंदरी वनस्पति जो है वो कुछ और नहीं है, ये मैंग्रोव है। और मैंग्रोव जो वन है उनका सबसे बड़ा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये याद रखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो एक बड़ा वृहद क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और अपनी सुंदरी वनस्पति के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। इस चीज को अपने दिमाग पर सेटल डाउन रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां एक चीज आपको और मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा ध्यान देना चाहिए। याद रखें कि पद्मा की एक धारा जो है यहां निकलती है, जो बांग्लादेश में ही इसी के पास जो है वो एक डेल्टा बनाती है। याद रखिए कुछ इस तरीके से। ओके, इसे कहा जाता है मधुमती। याद रखिए जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। कारण क्या है? ये जहां डेल्टा बनाती है वहां पर बंदरगाह भी हैं, इससे दूर है पर हैं। फाइन, मतलब एग्जैक्टली इसके डेल्टा पर बंदरगाह नहीं है, यहां इसके आसपास है। याद रखिए ये है मधुमती रिवर। मधुमती रिवर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही आपको जो है वो इसके बारे में कोई डिस्कशन दे, पर क्यों नहीं देगा अभी? क्योंकि अभी ये न्यूज में नहीं आया। फाइन, लेकिन ये न्यूज में आएगा जरूर आने वाले समय में। कारण क्या है? यहां के सारे बंदरगाह अब जो है गोल्डन कलर के होने वाले हैं। फाइन, तो याद रखिएगा कि ये जो है मधुमती पद्मा की ही जो है एक सहधारा है, या फिर आप कह सकते हैं पद्मा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है।
जो निकलकर जो है वो मेघना का डेल्टा, जो गंगा का ही डेल्टा है, उसके बाजू में डेल्टा बनाती है। तो ये एक सिस्टम हो गया जहां पे हमने गंगा नदी को जो है वो इस प्रकार से समझा है। ठीक, ये हुआ गंगा का सिस्टम, मतलब अकेली अलोनली गंगा। अब आइए, अब हम जो है इसकी सहायक नदियों के साथ इसे प्लॉट करते हैं, और अब तक जितना हमने देखा मैं उसका कंसोलिडेशन आपको सामने अभी बोलने वाला हूं। इसे आप लोग ध्यान से याद करेंगे। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। उद्गम लेने के पश्चात ये देवप्रयाग पहुंची। देवप्रयाग में ये मिली किसके साथ? तो ये मिली अलकनंदा, जो शतुपथ ग्लेशियर से आ रही थी बद्रीनाथ के पास से। ये जो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग से होते हुए देवप्रयाग पहुंची है। फाइन। इसके पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हरिद्वार, पहले ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार आती है। हरिद्वार में ये पहाड़ों को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। सबसे लंबा कोर्स ये प्ले करती है यूपी में, सबसे छोटा कोर्स ये प्ले करती है बिहार, माफ कीजिएगा, झारखंड में। पश्चिम बंगाल में आने के पश्चात दो भाग में विभाजित होती है। वो धारा जो जाती है कलकत्ता के साइड, उसे हुगली कहते हैं, जिसके अंदर दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर पठार को दो भाग में विभाजित करती है और जैविक मरुस्थल कहलाती है, वो अपना जल विसर्जित करती है। इसी प्रकार से ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है उसे भारत में भागीरथी कहते हैं। इसके पश्चात जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलने के पश्चात पद्मा ही कहलाती है। और इसमें फिर एक नदी अपना जल विसर्जित करती है जो भारत के मणिपुर से निकलती है, जहां इसे बराक कहा जाता है, और बांग्लादेश में से मेघना कहते हैं, से मिलने के पश्चात विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, जिसे ब्रह्मपुत्रा का, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो कि वैश्विक रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ सुंदरी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। इसी पद्मा की एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के समानांतर डेल्टा बनाती है, जिससे जो है वो मधुमती के नाम से जाना जाता है। केवल इतना हमने अभी तक पढ़ा। क्लियर? तो याद रखें, ये मैंने आपको जो है क्विक रिकैप दे दिया, और इसी प्रकार से हमें पूरा सिलेबस कवर करना है अगर आप जो है वो आगे हमारे बैचेस में, P2I बैचेस में अगर आते हैं तो। और ये भी याद रखिएगा भाई, मैं कोड ही बताना भूल जाता हूं। देखिए, अगर आप इस कॉस्ट में इसे प्रिवेल करना चाहते हैं तो अगर आप कोड यूज करते हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन टाइप का होगा। जो हमारी टीम है वो टीम हमें अप्रिशिएट करेगी कि आपका पढ़ाना बच्चों को समझ में आया, उन्हें ठीक लगा, अच्छा लगा, और वो आगे भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार का ये होता है, तो इट इज लाइक एप्रिसिएशन। अगर आप यूज करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फाइन, चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा पोर्शन। अब आ जाइए, अब हम गंगा का जो है रिमेनिंग पार्ट ड्रॉ करते हैं। फाइन, और समझिएगा, रिमेनिंग पार्ट भी ड्रॉ करेंगे और इसे पूरी तरह से समझने का प्रयास भी करेंगे। फाइन, अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, और फाइन डिटेलिंग के साथ हम देखेंगे एक एक सहायक नदी को। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब मैं यहां से जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे जो है वो कंसोलिडेट करेंगे। याद रखें, ये जो नदी हम बना रहे हैं ये है वास्तविकता में गंगा। ओके, ये गंगा नदी बनती हुई आई, इसी तरीके से अब ये आगे जाएगी, और याद रखें आगे जाने के पश्चात यहां और इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाएगी। ये इस प्रकार से जो है आपको विभाजित होती हुई दिखाई देगी। तो यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि ये मैंने ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ड्रॉ कर दिया है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, याद रखें ये जो धारा आपको दिख रही है ये मेन धारा, यहां ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो है यहां इंडिकेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें। ये जो धारा आपको दिख रही है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये वाली, ये है वास्तविकता में गंगा। ओके, ये गंगा का वो पोर्शन है जो आपने अभी देखा। ये मैंने इसलिए ड्रॉ कर लिया जिससे मैं आपको एक बार में पहले समझा पाऊं। याद रखिए ये गंगा का सिस्टम है। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, अब हम एक एक नदी को जो है वो लिखने वाले हैं और इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पहले तो मैं यहां पर जो है वो गंगा नाम मेंशन कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें इसे कहा जाता है गंगा रिवर। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, याद रखें गंगा के जब रिवर सिस्टम को हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आपको नदी दिखाई देगी, याद रखें इसे कहा जाता है रामगंगा। ओके, अब याद रखिएगा जो रामगंगा नदी है इसके बारे में हम देखेंगे, और अब हम एक एक रिवर को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब यहां ध्यान से देखिए,
याद रखें कि जो रामगंगा नदी है जो उद्गम लेती है कहां से, रामगंगा ये उद्गम लेती है वास्तविकता में बच्चे गढ़वाल हिमालय से। गढ़वाल हिमालय जो है वो बेसिकली मेन हिमालय का ही हिस्सा है, लघु हिमालय के पास आता है, इसे कहा जाता है गढ़वाल हिमालय। फाइन, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, याद रखें गढ़वाल हिमालय से निकलने के पश्चात ये कुछ जगहों से पास होती है। इसमें हमेशा याद रखें, एक तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फाइन, अब याद रखिएगा ये नेशनल पार्क जो है सबसे इंपॉर्टेंटली, और रामगंगा भी याद रखें ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो याद रखिएगा ये इंडियन फ्रेश वाटर घड़ियाल अर्थात भारत के ताजे पानी के लिए घड़ियालों के लिए काफी ज्यादा जो है ये प्रसिद्ध है। याद रखिए ये फ्रेश वाटर के हैं अर्थात ताजे पानी के, इस सबको नोट करते जाइएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। ताजे पानी के घड़ियाल हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो नेशनल पार्क है ये आता कहां पर है, याद रखिए ये आता है तराई बेल्ट में, तराई एरिया में ये आता है, अर्थात तराई बेल्ट का ये पार्ट है। क्लियर। इसके अलावा याद रखिए कि ये जो नेशनल पार्क है ये और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि ये नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, आजाद भारत का बेसिकली। फाइन, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ये पहला हमारा टाइगर रिजर्व भी है। और ये भी याद रखिएगा कि एक समय पर यहां पर जो है शेरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक शेरनी थी जिसे कहा जाता था कुमाऊं, याद रखिए कुमाऊं एक टाइग्रेस थी और इस टाइग्रेस को किल करा था। बेसिकली ऐसा कहा जाता था कि ये जो है मैन ईटर हो गई थी, पर ये याद रखिएगा कि ऐसा कुछ खास हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, बस अंग्रेज कहते थे कि मैन ईटर थी तो हम ये मानते हैं मैन ईटर थी। उसकी किलिंग करी थी जिस शिकारी ने, उसका नाम था जिम कॉर्बेट, और याद रखिएगा उन्हीं की याद में जो है इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में आता है, तराई बेल्ट में आता है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। मैं आप सभी से पहले की वीडियो में प्रश्न पूछ चुका हूं कि बेसिकली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर ये कब स्टार्ट हुआ था, एक बार फिर से बताएंगे तो हम देखें कि किस प्रकार से जो है सभी को याद है या नहीं है। फाइन, तो एक तो जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व दिखाई देगा, फर्स्ट नेशनल पार्क दिखाई देगा, तराई बेल्ट में आता है, और याद रखिए घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और यह भी याद रखिएगा 3 प्रकार के जो है रेप्टाइल इंडिया में देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है बेसिकली क्या, घड़ियाल, एक को कहा जाता है मगर, और एक को कहा जाता है महामगरमच्छ। अब यहां याद रखें तीनों के नाम हिंदी में कॉमन दिखते हैं। घड़ियाल इज घड़ियाल इंग्लिश में भी, दूसरा होता है मगर, और तीसरा होता है इज जाइंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक, तो खारे पानी का जो क्रोकोडाइल है अर्थ का लार्जेस्ट लिविंग प्रीडिएटर है, अर्थ का जीवित सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है, 25 फीट तक उसकी लंबाई हो जाती है। घड़ियाल ये 8 से 9 फीट तक के ही होंगे मैक्सिमम, ये ताजे पानी में रहते हैं नदियों के अंदर। ये भी याद रखिएगा कि एक समय पर गंगा की हर एक सहायक नदी के अंदर और गंगा के अंदर घड़ियाल रहा करते थे। सोचिए ह्यूमंस ने कितना ज्यादा जो है वो डेविस्टेशन, विनाश करा है प्रकृति का। जो जीव इस पूरे एरिया में रहा करते थे आज जो है वो कुछ ही बचे हैं, और एक आध दो ही रिवर में देखते हैं। एक रिवर याद रखिएगा जो रामगंगा है वो, और एक और नदी याद रखिएगा जो कौन सी है, जो है चंबल। इसके अलावा कहीं नहीं दिखाई देते अब हमारे घड़ियाल। ये मछली खाने वाले घड़ियाल हैं, और ये याद रखिएगा कि ये ताजे पानी में रहते हैं। क्लियर। अभी कहां मिलते हैं, तो रामगंगा में। आ जाइए नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। याद रखें कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आता है रामगंगा नदी के किनारे ही, या आप कह सकते हैं रामगंगा नदी यहां से गुजरती है। इसके अलावा पॉइंट याद रखिएगा कि कन्नौज के समीप जो है ये मिल जाती है किससे, गंगा से। फाइन, तो ये गंगा में अपना जल विसर्जित करती है कन्नौज के समीप। अब याद रखिए एक समय पर कन्नौज जो है भारत का ट्रेडिंग पॉइंट था। वन हु यूज्ड टू रूल कन्नौज विल रूल द इंडिया, या विल रूल द होल पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, ऐसा कहा जाता था। क्यों, ट्रेड रूट पर आता था। पर याद रखिए समय के साथ आकार बदला तो हमारे ट्रेड रूट बदले, इसलिए कन्नौज का वो राजनीतिक महत्व नहीं, पर आज भी जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। फाइन,
तो आपको याद रखना है कन्नौज के समीप जो है ये गंगा नदी से मिलती है। इसके अलावा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे पास होती है। और ये भी याद रखिएगा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर आपको जो है तोता दिखाई देता है जिसे कहा जाता है ब्लॉसम हेडेड पैरेट। फाइन, मतलब लाल सिर का तोता यहां पर काफी देखने को मिलते हैं, इसलिए पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यह हुआ रामगंगा नदी। इसी प्रकार से आ जाइए नेक्स्ट रिवर देखते हैं। ध्यान दें यहां मैं प्लेस जो है वो मार्क कर दूं जिससे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। याद रखें इस प्लेस को कहा जाता है कन्नौज। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहते हैं कन्नौज। आई थिंक आपको अब ये रीडेबल है। फाइन, अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट नदी जो आपको दिखाई देगी इसे कहा जाता है गोमती। फाइन, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। इसे कहा जाता है, क्या क्या स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूं ध्यान से समझिए। याद रखें कि गोमती के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गोमती नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है। फाइन, याद रखिए कि गोमती नदी गंगा की उत्तर से आने वाली एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि उत्तर की दिशा से आती है, उत्तर की ओर से आती है। पर याद रखिएगा इसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, हिमालय से उद्गम नहीं होता। याद रखें ये जो नदी है इसका उद्गम होता है मैदान से। कभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है मैदान से नदी का उद्गम होता है। दिस यूज्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेन, अर्थात मैदान से इसका उद्गम होता है। यानी कि उत्तर से आने वाली एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता वो गोमती है। क्लियर। अब इसके अलावा याद रखिए कि जो गोमती नदी है इसके किनारे आपको दो प्लेस दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा लखनऊ और एक दूसरा प्लेस दिखाई देगा, याद रखिएगा इसे कहा जाता है जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर याद रखिए दोनों ही प्लेस आपको दिखाई देंगे कहां। ये दोनों ही प्लेस आपको दिखाई देंगे गोमती नदी के किनारे। क्लियर। और यह भी याद रखिएगा कि गोमती नदी जो है ये मिलती है गंगा से वाराणसी के समीप। वाराणसी के समीप जो है ये गंगा से मिलती है। अब देखिए कि ये जो है आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ध्यान दें। एक तो आपको इसके किनारे दो प्लेसेस मैंने बताए, याद रखिए। एक आपको याद रखना है लखनऊ, यहां पर आपको याद रखना है नेशनल पार्क के बारे में, और यहां आपको याद रखना है ये है लखनऊ, और इसी प्रकार से यहां याद रखिए इसे कहा जाता है जौनपुर। क्लियर। और ये सही ऑर्डर है इसलिए आपको याद रखना है ये है जौनपुर। और इसी प्रकार से यहां आपको याद रखना है, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको याद रखना है ये है वाराणसी। क्लियर। आ जाइए यहां ध्यान दीजिएगा, ये है वाराणसी। और मैं ये मानकर चलता हूं कि ये अगर डिटेलिंग आपको ठीक लग रही है, इसी प्रकार से आप और जो है रिवर्स के बारे में या अदर टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए। अगर ये वीडियो अदर वीडियो से कंपैरिजन में थोड़ा ठीक रहा या फिर इसका परफॉर्मेंस सही रहा, आप तक ये ज्यादा पहुंच पाया, तो मैं इसी डिटेलिंग के साथ आपको इंडिया की सारी रिवर्स जो है वो कराने का प्रयास करूंगा। और याद रखिए यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इज रिवर्स। तो अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शेयर करिए। अगर आप शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, एंगेजमेंट दिखेगा, और हम इसी प्रकार से आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। क्लियर। तो ये याद रखें गोमती मैदान से आती है, लखनऊ और जौनपुर से होते हुए ये वाराणसी में प्रवेश करती है और अपना जल जो है वो गंगा में विसर्जित करती है। अब दूसरी नदी याद रखिए इस प्रकार से, याद रखिए ये रामगंगा है, गोमती है, और यहां आपको दिखाई देगी इसे कहा जाता है घाघर रिवर। फाइन। अब समझिएगा ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखिए घाघर की एक सहायक नदी आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, याद रखिए इसे कहा जाता है राप्ती। इसी प्रकार से एक और सहायक नदी दिखाई देगी यहां पर जिसे कहा जाता है शारदा, और इसी प्रकार से एक और सहायक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है सरयू। फाइन। अब समझिए
याद रखें कि पूरे के पूरे नेपाल की ज्योग्राफी इंडिया की रिवर्स के द्वारा जो है वो डिराइव होती है। अब यहां समझिएगा किस प्रकार से। तो देखिए, मैं यहां पर इसे ड्रॉ करूं उसके पहले मैं यहां आपको जो है वो नेपाल का मैप बनाकर दिखाता हूं। याद रखिए, इस प्रकार से जो है आपको नेपाल दिखाई देगा। ओके, पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है। याद रखिए कि नेपाल का एक ये इलाका है, इसे प्रोविंस अर्थात राज्य नंबर 1 या प्रदेश 1 कहा जाता है। यह प्रदेश 2 है, ठीक है, प्रदेश 2 है। अब देखिए, जो प्रदेश जो है यहां पर जनकपुरी दिखाई देती है। अब सब आपका जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को अपने नेबर कंट्रीज की ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारा तराई बेल्ट है, यही मधेशी डिस्प्यूट है, यहीं से जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का ब्लॉकेट करा था, और यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के एंटी है, आज के समय पे प्रो हो गई है। ये सारी ज्योग्राफी डिराइव करती है। फाइन, तो समझिएगा कि यहां आपको प्रोविंस 2 दिखाई देगा। आपको यहां एक सुदूर पश्चिम नाम से, इसका नाम ही है सुदूर पश्चिम, ये प्रोविंस दिखेगा। अब समझिएगा, एक जो है यहां पर आपको प्रोविंस दिखेगा जिसे कहा जाता है कर्णाली। फाइन, कर्णाली किसका नाम है? तो अभी मैं बताऊंगा, जो है घाघर नदी का नाम है। इसी प्रकार से यहां एक प्रोविंस है जिसे कहा जाता है गंडक। गंडक क्या है? तो आगे आपको गंगा की एक सहायक नदी है, उसका नाम जो है गंडक है। तो ये जो है वो नेपाल का मैप है। आपको याद रखना है कि आपकी सहायक नदियों के नाम पर ही नेपाल में जो है राज्यों का नाम रखा गया है। तो कर्णाली, गंडक, इस प्रकार से सुदूर पश्चिम, कर्णाली, गंडक और फिर प्रोविंस 1 और 2 ये आपको नेपाल में दिखाई देते हैं। अभी इतना समझे। इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं आगे जो है इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, नेपाल की फिर ज्योग्राफी से उसकी पॉलिटिक्स को डिराइव करेंगे। क्लियर? अभी यहां पर ध्यान से देखिए, याद रखें कि अगर मैं आपको यहां समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा, हम कौन सी रिवर देख रहे हैं? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, हम जो है वो घाघर रिवर देख रहे हैं। आइए यहां पर इसे जो है वो प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये है बेसिकली घाघर, घाघर रिवर। ध्यान से देखिएगा, याद रखें, जो घाघर रिवर है इसका उद्गम कहां से होता है? तो घाघर नदी का उद्गम होता है बेसिकली नेपाल के ऊपर, याद रखें, तिब्बत वाले पार्ट से, तिब्बत के समीप से उद्गम होता है। फाइन, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तो घाघर रिवर को जो है वो कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में भी जहां से ओरिजिन होता है वो ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मापचा। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। हिमनद के समीप से इसका उद्गम होता है। नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए कि इसकी एक सहायक नदी है, ध्यान समझिएगा, इसकी एक सहायक नदी है जिसे कहा जाता है वास्तविकता में क्या? शारदा। और यह याद रखिएगा कि जो शारदा है, यह शारदा नदी को जो नेपाल है, याद रखिए, जो नेपाल है ये इसे कहता है काली रिवर। और शारदा की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है काली। अब समझिएगा कि इसी कंफ्यूजन के कारण जो है वो इसी कंफ्यूजन को कैश इन करना चाहता था नेपाल, किस डिस्प्यूट में? तो काला पानी, काला पानी डिस्प्यूट में। क्या है ये डिस्प्यूट? तो आइए यहां पर छोटा सा जो है समझ लेते हैं। इंटरेस्टेड होंगे तो फिर भी डिटेल में इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। याद रखें कि ये जो है नदी है शारदा। अब भारत कह रहा है कि शारदा ही जो है वो इस तरफ नेपाल, इस तरफ इंडिया। फाइन, यहां पर एक दर्रा है जिसे कहा जाता है लिपुलेह। अब समझिएगा, जो लिपुलेह दर्रा है इससे हम जो है तिब्बत तक जा सकते हैं। अगर हम तिब्बत तक जाएंगे तो चाइना को दिक्कत होगी। अब चाइना डायरेक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि इंडिया अपने लेजिटिमेट पार्ट में ही दर्रे तक रोड बना रहा है। अब चाइना का इंफ्लुएंस आया किसके ऊपर? नेपाल के ऊपर। तो नेपाल ने क्या कहा कि ये कौन सी नदी है? ये है बेसिकली कौन सी नदी? घाघर। और घाघर भी नहीं, इसकी सहायक नदी शारदा। फाइन, ध्यान से देखिएगा, ये है शारदा। अब देखिए, अब तक नेपाल मान रहा था कि इधर नेपाल है, इधर इंडिया है। अब
शारदा नदी को नेपाल ने खुद ही कहा था काली रिवर। ठीक, एक और नदी है जो इस तरफ से आती है, इसका नाम है काली। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है काली। काली सहायक नदी है शारदा की। शारदा को नेपाल बोलता था काली, और ये जो एरिया है याद रखें, इसे कहा जाता था काला पानी। ये वो काला पानी नहीं है जो अंग्रेज भेजा करते थे, वो अंडमान निकोबार में। फाइन, इस एरिया को कहते थे काला पानी। फाइन, अब काला पानी में हमारा लिपुलेह पास था। चाइना को दिक्कत थी यहां रोड बनने से, चाइना डायरेक्ट बोल नहीं सकता था, तो नेपाल की हेल्प से क्या कहा कि काली तुम कहते हो, तो काली बाजू में एक और नदी है, अब कहना स्टार्ट करो कि ये बॉर्डर बनाती है, तो इससे काला पानी एरिया नेपाल का हो जाएगा और लिपुलेह पे इंडिया रोड नहीं बना पाएगा। ऐसा कुछ नेपाल दो जन्म नहीं कर पाया। रीजन क्या था? इंडिया ने ब्लॉकेट कर दिया, और ब्लॉकेट का अर्थ है सारे रास्ते बंद कर दिए, लैंड लॉक नेशन था। कुछ ही दिनों में जो है सारी चीजें क्लियर हो गई, कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी। क्लियर? तो अब ध्यान से समझिए कि ये जो है वो काला पानी एरिया है। फाइन, अब इस प्रकार से शारदा का यहां पर अलग से भी मैप थोड़ा सा देख लें, काम का है, ध्यान दीजिएगा। ये है वास्तविकता में क्या? घाघर रिवर। फाइन, इसकी एक सहायक नदी याद रखिए इस प्रकार से आती है जिसे कहा जाता है राप्ती। फाइन, ताप्ती नहीं बच्चे, राप्ती। फाइन, अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो राप्ती नदी है इसके दूसरी तरफ यहां पर आपको दिखाई देगी शारदा आते हुए। फाइन, ये है शारदा। शारदा की एक जो मैंने आपको बताया काली तो यहां दिखाई देगी ही, और काफी छोटी है पर ठीक है। लेकिन याद रखिए नीचे एक नदी आएगी, वो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये है सरयू नदी। और याद रखिए सरयू नदी के किनारे ही फैजाबाद या आप कह लीजिए अयोध्या ये सिचुएटेड है, जहां पे लॉर्ड राम ने जो है अपना देह त्यागी थी, प्रभु श्री राम ने जो है अपना देह त्यागी थी, ऐसा कहा जाता है। फाइन, तो ध्यान से देखिए, याद रखें कि ये है सरयू रिवर। याद रखिए ये जो है ये है काली रिवर, ये मैंने आपको बताया शारदा, ये है घाघर, ये राप्ती है, और घाघर तो इस प्रकार से जो है जा ही रही है। फाइन, तो ये घाघर का रिवर सिस्टम है, ध्यान से अपने दिमाग पे सेटल डाउन करिएगा, और ये है फैजाबाद या अयोध्या। फाइन, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे, सरयू सहायक नदी शारदा की, शारदा सहायक नदी घाघर की, घाघर सहायक नदी गंगा की। ठीक, तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, घाघर वाला। अब घाघर के बाद आ जाइए गंडक पे। तो याद रखिए कि ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है गंडक। याद रखिए गंडक को जो है वो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक को नेपाल में वास्तविकता में क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे कहा जाता है शालिग्राम। फाइन, तो शालिग्राम कहा जाता है गंडक को। गंडक जो है आगे जाएगी, और याद रखिए घाघर और गंडक दोनों ही नियर टू पटना, पटना एग्जैक्ट नहीं पर नियर टू पटना गंगा से मिलते हैं। एग्जैक्टली पटना नहीं है याद रखिएगा, लेकिन नियर टू पटना जो है ये मिलते हैं किससे? गंगा से। फाइन, तो और पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक, तो ये पटना में मिलते हैं। याद रखिए कि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जो पटना के समीप यहां पर अपना जल विसर्जित करती है। ओके, इसके अलावा ये याद रखिए कि यहां पर जो है आपको एक और नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है कोशी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है डिटेलिंग देख लेते हैं, और ये याद रखिए कि आपको जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, मतलब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आदत डालें। कोशी रिवर, याद रखिए जो कोशी नदी है, ये कोशी नदी वास्तविकता में आपको दिखाई देगी क्या? इसे तो पहली चीज याद रखिए, इसे बंगाल का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बंगाल नहीं बचे, बिहार कहा जाता है, अर्थात बिहार का शोक कहते हैं। कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि ये वास्तविकता में बाढ़ अर्थात फ्लड लाती है। कहां? प्लेस का नाम बिहार है। और याद रखिए ये क्यों लाती है? तो इसका मुख्य कारण है कि ये नदी जो है ये क्या करती है? मिएंडरिंग करती है या विसर्पण करती है।
अर्थात ये बार बार अपना जो है मार्ग इस प्रकार से बदलती है, इस कारण जो है ये क्या लाती है, ये बाढ़ लाती है। इसके अलावा याद रखिए कि जो कोशी नदी है ये नेपाल में जो है वो अपने 7 सहायक नदियों के द्वारा, 7 सहायक नदियों के द्वारा मिलती है, इसलिए इसे सप्तकोशी कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा जो सप्तकोशी है इसमें से इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी आपको दिखाई देगी जो नेपाल वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। याद रखिए इसे क्या कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा इसे कहा जाता है बागमती, या कई बार बागमती या बागमती इस नाम से जाना जाता है। और बागमती नाम से नेपाल में एक प्रोविंस भी है, इसे याद रखिएगा, ये कोशी नदी है। फाइन। अब इसी तरीके से आ जाइए इस वाले पार्ट में। याद रखें कि कोशी और गंडक के बीच में यहां आपको एक नदी दिखाई देगी, याद रखिए इसे कहा जाता है बूढ़ी गंडक। फाइन, बूढ़ी गंडक। और ये याद रखिए कई लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि जो बूढ़ी गंडक है ये गंडक की सहायक नदी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए बूढ़ी गंडक जो है वो बिल्कुल भी गंडक की सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्टली गंगा की सहायक नदी है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है गंडक के पूर्व की दिशा में जाकर अपना जल विसर्जित करती है गंगा के अंदर। फाइन। और कोशी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, किसी दिन डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस विषय पर कि क्या यह कहना सही है कि कोई नदी शोक है कहीं का, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है नदी को, यह कहना ही रॉन्ग है कि यह नदी शोक है। याद रखिए आप नदी के बाढ़ के मैदान में अगर घर बनाएंगे तो नदी सहज रूप से अपने बाढ़ के मैदान में आती है तो पानी आपके घर के अंदर आएगा। तो यह तथ्यात्मक रूप से थोड़ा सा गलत है, बट कहा जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो लास्ट नदी आपको दिखाई देगी इसे कहा जाता है महानंदा नदी। और महानंदा रिवर के लिए याद रखिए कि पूर्व की दिशा से आने वाली या फिर उत्तर की दिशा से आने वाली अंतिम सहायक नदी है गंगा की। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से यमुना आप लोग देखें, ध्यान दें, याद रखिएगा कि जो यमुना नदी है, मैं यहां नाम लिख दूं, यमुना के लिए कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो फिर मैं आपको और बताऊंगा, कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको और बताऊंगा कि यमुना नदी पहले सहायक नदी थी सरस्वती की और उस पर डिटेल में चर्चा होगी। अभी मेनली आप याद रखिए कि यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। याद रखिएगा कि इसके किनारे आपको जो है वो 2 प्लेसेस हमेशा याद रखें, 2 या 3। एक को कहा जाता है इस प्रकार से दिल्ली, फिर याद रखिए फिर आपको जो है वो मथुरा, एंड देन आपको जो है वो आगरा दिखाई देता है। ये सब कुछ ऊपर है, याद रखिए मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, ये सब ऊपर है। फिर आपको दिखाई देगा आगरा। फाइन। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा ये आपको दिखेंगे। इसके बाद नदियों के क्रम में याद रखिए कि अब मैं थोड़ा फटाफट इसे रिपीट करूंगा क्योंकि मेनली ये गंगा नदी तंत्र में नहीं आते, पर आपको जानना चाहिए इसलिए हम देखेंगे। याद रखिएगा ये है सिंधु नदी, माफ कीजिएगा ये है चंबल नदी, ध्यान से देखिए ये है चंबल। याद रखिए चंबल नदी का उद्गम जो है इंदौर के समीप जाना पावा की हिल्स से होता है और इसके ऊपर 3 प्रमुख बांध हैं। याद रखिए इसमें आपको गांधी सागर मंदसौर, जवाहर सागर कोटा और राणा सागर चित्तौड़गढ़ ये दिखाई देगा। ये तीनों ही आपको कहां दिखते हैं, तो याद रखिए ये तीनों ही आपको दिखाई देते हैं चंबल नदी पर। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसे छिप्रा कहा जाता है। और याद रखिए जो छिप्रा नदी है इसके किनारे आपको कुंभ का मेला दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपको चंबल के बाद यहां दिखाई देगी, इसे कहा जाता है सिंध। और याद रखिए कि सिंध जो है ये सीधे अपना जल, बिल्कुल सही, सीधे अपना जल विसर्जित करती है यमुना में। इसी प्रकार से चंबल सिंध ये है बेतवा। याद रखिए ये रायसेन जिले से आती है मध्य प्रदेश से और काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस जैसे सांची, अशोकनगर इनसे ये पास होती है। और ये है बेसिकली केन। अब याद रखिए कि केन और बेतवा को जोड़ने का कार्य चल रहा है, ये फर्स्ट इंडिया का इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये याद रखिए। इसी प्रकार से यहां आपको सोन दिखाई देगी। याद रखिएगा सोन नदी जो है ये एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो सीधे गंगा से जाकर मिलती है, इसे सोन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए सोन नदी पर यहां पर इसकी एक सहायक नदी है जिस पर एक डैम बना है जिसे जो है गोविंद सागर बांध के नाम से जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। ये यहां पर रिहांद नदी के साथ इसके संगम पर बना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हुआ। और ये भी याद रखिएगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पन्ना नेशनल पार्क से पास होता है। फाइन।
और यही कारण है कि इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। कारण क्या है कि पन्ना नेशनल पार्क की बायोडायवर्सिटी को जो है ये इफेक्ट कर सकता है। क्लियर। और ये याद रखिए कि प्रयागराज जो आपको जो है वो इस स्थान पर दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखेगा प्रयागराज। फाइन, तो इसे भी मैं यहां पर मार्क कर दूं। ये याद रखिए कि जो प्रयागराज है ये प्रयागराज से यहां तक जहां कलकत्ता है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां पर आपको कलकत्ता दिखाई देगा। याद रखें कि आपको नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये कलकत्ता है, यहां आपको नेशनल वाटरवे फर्स्ट देखने को मिलता है। और ये याद रखिए कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट कलकत्ता से प्रयागराज तक जाएगा और यहीं पर आपको वास्तविकता में देखने को मिलता है इंडिया की एकमात्र ताजे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन। फाइन, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर है, आप सभी चीजों को समझ पा रहे हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सभी जो है आने वाले समय में हमारे P2I बैचेस में हमें मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।